हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मेरा नाम मैनपाल सिंह, मेरे चैनल यूट्यूब MS पथेरिया पे आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने किया था वांट ऑफ फैक्टर, हमारी +2 क्लास की सेकंड यूनिट सॉल्यूशन चल रही थी, यही था ना। तो वांट ऑफ फैक्टर हमने देख लिया था, डिसोसिएशन भी देख लिया था, एसोसिएशन भी देख लिया था, आयोटा कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने तुम्हें बता दिया था। आज हमारे पास उसी यूनिट के सॉल्यूशन के डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, जिनमें वांट ऑफ फैक्टर पे भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। तो उसी के मैं आपको CBSE बोर्ड, नीट, ICSE, इनके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है वो तुम्हें आज करवाने जा रहा हूं इस यूनिट के अंदर, इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, आपके पास वीडियो में सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास ये रहा। क्या कह रहा है, इसने ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसने कहा 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड है। कितना है? 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड। 3.9 ग्राम क्या है? बेंजोइक एसिड है आपके पास इन 49 ग्राम बेंजीन। हमने क्या किया, बेंजोइक एसिड लिया। बेंजोइक एसिड लिया है कितना? 3.9 ग्राम। इसको डिजोल्व किया है बेंजीन में, और बेंजीन कितना आपके पास? 49 ग्राम। सिंपल सी बात है, इसकी अमाउंट ज्यादा है तो ये क्या? सोलवेंट है। आप लिख लिया करो, आपके लिए इजी है। ये कम अमाउंट में है तो ये आपके पास क्या है? सोल्यूट। सोल्यूट को B से डिनोट करते हैं और सोलवेंट को A से। इतना पता होगा। सोल्यूट के वेट को मैं WB लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? सोलवेंट के वेट को WA लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इसने खुद ने कहा है 3.9 ग्राम बेंजोइक एसिड डिजोल्व्ड इन 49 ग्राम बेंजीन। हो गया इतना अपने पास। आगे क्या करा है, इन शोज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब ये डिजोल्व किया तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसको हम डेल्टा TF लिखते थे ना। कितना हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? 1.62 केल्विन दिया हुआ। इसने डेल्टा TF की वैल्यू दी हुई है 1.62 केल्विन। आगे बढ़िएगा, कैलकुलेट आयोटा। हमें क्या कैलकुलेट करना है? वांट ऑफ फैक्टर I कैलकुलेट आपको करना है, और यह भी बताना है जो आपका सोल्यूट है उसका एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन। ये कैसे बताते हैं बच्चों? मैंने बताया था डिसोसिएशन जब होगा ना, हमेशा आयोटा की वैल्यू मोर देन 1, और एसोसिएशन में क्या होता है? आयोटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1। तो आपकी आयोटा की वैल्यू अगर मोर देन 1 आएगी डिसोसिएशन होगा, और अगर लेस देन 1 आएगी तो हम क्या कह देंगे? एसोसिएशन। सब कुछ आपके पास है, पहले प्रॉपर्टी बताओ कौन सी लगाऊं। सिंपल सी बात है, KF भी दिया हुआ है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KFM। आयोटा वाली क्यों ली? मैंने बताया था बच्चों, जब लास्ट वीडियो करवाई, तो जहां पे भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना हो तो ये मॉडिफाइड एक्सप्रेशन यूज करना, और कोई यूज मत करना। आयोटा कंपलसरी है लेना, चाहे यूज हो या ना हो, क्योंकि जहां पे आयोटा यूज नहीं होगा वहां पे आयोटा की वैल्यू 1 बताई थी या नहीं बताई थी? रख देना। इसलिए 1 क्या होता है? रखो या ना रखो। ये आपके पास है आयोटा KFM। अब ये क्या? मोलैलिटी। मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला होता है? मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही था इसका फॉर्मूला। इसकी जगह पे ये रख दूं, क्या बन गया? डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF मल्टीप्लाई WB अपॉन में MB इंटू में WA इन किलोग्राम। यही है ना? क्या कैलकुलेट करना है? आयोटा। इसको यहीं पे रख लो, इन सबको इधर ले आओ, कर लो कैलकुलेट। क्या बन गया? आयोटा इज इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा TF मल्टीप्लाई ये MB इधर आएगा, ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई वेट ऑफ A इन किलोग्राम डिवाइड में ये और ये नीचे आएंगे, KF नीचे क्या आ जाएगा? WB भी नीचे आ जाएगा। ये आपका हो गया। अब आयोटा कैलकुलेट करना है तो सबकी वैल्यू पुट कर दो। ये लो मैं पुट कर रहा हूं। आयोटा इज इक्वल टू डेल्टा TF कितना है? कहां पे गया डेल्टा TF? ये रहा 1.62 रख दिया, मल्टीप्लाई MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वो तो नहीं है, दिया हुआ, ये दिया हुआ मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड न्यूमेरिकल में दिया हुआ 122। सोल्यूट बेंजोइक एसिड ही था ना, वो दिया हुआ है 122, मल्टीप्लाई देखो यहां पे क्या है? वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। ये रहा वेट, सोलवेंट किलोग्राम में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड कर लो, किलोग्राम बन गया। तो यहां पे करो 49 डिवाइड में 1000 हो गया बच्चों इतना। आगे बढ़िएगा, डिवाइड में KF। KF कहां पे है? KF ये रहा 4.9 मल्टीप्लाई
WB वेट ऑफ सॉल्यूट ये रहा 3.9। सोल्व कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। आयोटा आने के बाद आप क्या करोगे, अगर आयोटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आए तो आप कह देना डिसोसिएशन होगा, 1 से कम आए तो हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन। दोनों आंसर मिल गए। लेकिन बच्चों यहां पे आयोटा की वैल्यू 1 से कम आएगी, इसलिए एसोसिएशन होगा। इसलिए क्या होगा, एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट टेक्स प्लेस। मैंने थोड़ा सा आइडिया पता कैसे लगाया, मैंने एक जगह तुम्हें बताया था बेंजोइक एसिड एक एसिड है, अगर इसको पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो इसका होगा डिसोसिएशन, और इसको बेंजीन सॉल्वेंट में डाला है, और बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, इसलिए क्या होगा, एसोसिएशन। अगर आपको कभी डाउट रहे ना तो ये इसलिए तो कहता हूं, मेरी जो पते की बातें होती है ना उनको याद किया करो, उनको लिख लिया करो। वो पते की बातें कभी कभी, जैसे अब जल्दी जल्दी हो, टाइम कम है मेरे पास, मुझे बोर्ड में ये न्यूमेरिकल करना है, अरे मेरे पास आंसर ना आ रहा हो, आप आंसर को छोड़ दो, हाफ ही नंबर कटेगा। लेकिन आपने ये नहीं बताया ना एसोसिएशन हो गया या डिसोसिएशन, 1 नंबर और कटेगा। इसलिए ये तो आप सोल्व नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये लिख दूंगा आयोटा विल बी लेस देन 1, सो एसोसिएशन टेक्स प्लेस। मेरा एक ये नीचे वाला आंसर तो नंबर तो पक्का हो गया, इसका आंसर निकले या ना निकले। लेकिन मुझे ये तो पता चल गया, कहां से पता चला, बेंजोइक एसिड एक सॉल्यूट है, इसको पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में डालते तो ये डिसोसिएट होता, लेकिन बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको हमने मिलाया है, इसलिए यहां पे एसोसिएशन होगा। बोलो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। मैंने एक एक चीज, पहले आप फॉर्मूला लिख लिया करो, उस फॉर्मूले में जिस चीज की जरूरत है ना वो पुट करते रहो। बी सॉल्यूट, ए सॉल्वेंट, बस ये। WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। आप ये करोगे तो बहुत इजी रहेगा, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता बच्चों, हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा ध्यान से। ये करा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ CaCl2, हमें CaCl2 की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, विच मस्ट बी एडिड टू 500 ग्राम वाटर। हमें 500 ग्राम वाटर में कितना CaCl2 डालें उसकी अमाउंट निकालने हैं। इसका मतलब सीधा है, वाटर इज द सॉल्वेंट। वाटर यहां पे किसका काम कर रहा है, वाटर जो आपका सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के वेट को हम WA से लिखते हैं, जिसकी अमाउंट कितनी है, जिसकी अमाउंट दी हुई है 500 ग्राम। हो गया। एक बार बच्चों मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूं, क्योंकि अगर कोई बच्चा मेरी वीडियो को नए सिरे से देख रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं बच्चों, मैं मान के चलता हूं सॉल्वेंट, बी मैं मान के चलता हूं सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और MB है मेरा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये टर्म्स याद रखना, मैंने ये पहले से ही बता रखी है, ठीक है, ये मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता हूं। तो अब देखिएगा, अगर आपको ये पता चल गई है तो अब चलिएगा। अब यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 500 ग्राम हो गया। अब आगे बढ़िएगा, वेट ऑफ आपके पास ये तो आ गया। सेकंड, उसके बाद क्या, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब CaCl2 यहां पे किसका काम करेगा, सॉल्यूट। सॉल्यूट को हम B से लिखते हैं, इसका मतलब हमें WB क्या करना है, कैलकुलेट करना है, यही पूछ रहा है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितनी है वो पूछ रहा है। उसके बाद देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी बता था, मोलर मास ऑफ B मतलब सॉल्यूट दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 111, which must be added to the 500 ग्राम of water to lower its freezing point। कितना कम करना है, फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन कम करना। अच्छे से पढ़िए, फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन, इसका मतलब डेल्टा TF कितना हो गया, अरे फ्रीजिंग पॉइंट जब 2 केल्विन कम करना है तो इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 2 केल्विन। इतना भी हो गया, इसने खुद ने कहा है। अज्यूमिंग CaCl2 कंप्लीटली डिसोसिएट, क्या मानना है, कंप्लीटली टूट रहा है CaCl2, मतलब आपको आयोटा मिल गया। आयोटा मिल गया बच्चों, कैसे मिल गया, वैसे मैं आपको बता देता हूं, जहां पे कंप्लीट डिसोसिएट होता हो वहां पे मैंने तुम्हें बताया था, डिसोसिएशन के केस में आयोटा की वैल्यू n के इक्वल होती है, बताया था या नहीं बताया था। अब ये n क्या है देखिएगा, CaCl2 जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, Ca2 पॉजिटिव और 2 क्लोरीन नेगेटिव, कितने हो गए, 2 क्लोरीन के और 1 कैल्शियम का, कितने आयंस हो गए,
3। तो यहां पे n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3, और आयोटा की भी वैल्यू कितनी होगी 3। क्यों? क्योंकि इसने कंप्लीट डिसोसिएशन या 100% डिसोसिएशन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब आयोटा और n की वैल्यू 3 होगी। लेकिन ओनली फॉर डिसोसिएशन, ओनली फॉर डिसोसिएशन के लिए n की वैल्यू पता करनी आ गई, जितने आयंस में टूटता है वही n और वही आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू मिल गई, अब आपको आयोटा मिल गया बच्चों, हो गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, WB। कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, डेल्टा TF वाली। डेल्टा TF वाली अभी अभी लगाई थी फर्स्ट न्यूमेरिकल में, क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF M। M क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF, आगे आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बोलो बच्चों यही था या नहीं था? आपको क्या कैलकुलेट करना है, WB। इन सबको इधर ले आओ, देखिएगा डेल्टा TF मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये M भी ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई WA इन किलोग्राम ये भी ऊपर आ जाएगा, डिवाइड में ये ऊपर आ गया तो KF नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई आयोटा नीचे आ जाएगा, इक्वल टू मुझे क्या कैलकुलेट करना। देखो मैंने ये सब यहीं पे रख लिया, इन सबको इधर ले आया, हो गया या नहीं हो गया, ये आ गया। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो, डेल्टा TF ये रहा 2, मल्टीप्लाई MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा 111, मल्टीप्लाई WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ग्राम में है, ग्राम किलोग्राम में चेंज करो, 1000 से डिवाइड कर लो तो 500 डिवाइड में 1000 हो गया इतना। उसके बाद क्या है, KF नीचे डिवाइड में आना है, KF कितना है, KF वो रहा 1.86, मल्टीप्लाई I की वैल्यू कितनी है 3, ये रहा, क्या आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट। ये बच्चों देखो सोल्व हो गया या नहीं हो गया, यही कैलकुलेट करना था। बताओ इसमें क्या था, हो जाएगा, ये था सेकंड न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ओके, तो अब देखिएगा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने, ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से एक एक बात। ये क्या कर रहा है, 8.1539 मोलल सॉल्यूशन ऑफ शुगर, मतलब शुगर का सॉल्यूशन है। ध्यान से देखिएगा, शुगर का सॉल्यूशन है, मतलब यहां पे शुगर किसका काम करेगा, सॉल्यूट का, जिसकी मोलैलिटी गिवन है। मोलैलिटी कितनी दी हुई है, मोलल 0.1539 इतनी मोलैलिटी दी हुई है, ठीक है। आगे कह रहा है सॉल्यूट का मोलर मास दिया हुआ है MB, कहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ 342 दिया हुआ है, हो गया। आगे कह रहा है हैज फ्रीजिंग पॉइंट, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TFS 271 केल्विन, हो गया 271 केल्विन। आगे क्या कर रहा है, वाइल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर T0F कितना दिया हुआ है, ये है 273.15 केल्विन, ये रहा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, और ये है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, हो गया इसका। ये आपके पास गिवन है कंडीशन। आगे सुनिएगा, व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन किसका है, कंटेनिंग ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज। एक और सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और वहां पे ग्लूकोज क्या काम कर रहा है, इसने खुद ने कहा ग्लूकोज किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट का। ये है इसका वेट WA, इसका वेट WB, ये देखो इसका वेट WB कितना दिया हुआ, ग्लूकोज का वेट 5 ग्राम। आगे कह रहा है पर 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, और सॉल्यूट का देखो मोलर मास MBB दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। क्या कह रहा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका क्या काम है, अरे दोनों के अंदर सॉल्वेंट कौन है, वाटर कौन है, इसके अंदर भी वाटर सॉल्वेंट है, और यहां पे भी H2O किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। तो इस पार्ट का क्या यूज है, सुनिएगा, इस पार्ट का यूज है हम KF की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, KF की वैल्यू। क्यों, क्योंकि डेल्टा TF पहले निकलेगा, और डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है, KFM, यही होता है ना। आपके पास KF कहीं पे न्यूमेरिकल में दिया हुआ नहीं, इस पार्ट का यूज करके आप KF निकालोगे,
उस KF को यहां पे यूज करोगे। क्यों? KF होता सोलवेंट का, दोनों में सोलवेंट वाटर है, तो इसका जो KF आएगा वही KF इसका होगा। तो इस पार्ट का यूज क्या है? KF निकालना। निकालो, कैसे निकालोगे? डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KFM, यही फॉर्मूला होता ना। आपको KF निकालना है, तो KF का क्या फॉर्मूला हो गया? KF इज इक्वल टू, ये दोनों इधर आ जाएंगे, डेल्टा TF को डिवाइड कर दो आयोटा से, और किससे डिवाइड कर दे? मोलैलिटी से। तो KF इज इक्वल टू डेल्टा TF। कितना है डेल्टा TF? है ही नहीं डेल्टा TF। पहले तो डेल्टा TF निकालो, फिर आयोटा। आयोटा कौन सा है? शुगर का सॉल्यूशन है जो कभी डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए उसका आयोटा क्या होगा? 1। रही बात मोलैलिटी, वो दी हुई है। तो पहले डेल्टा TF देखो, यहां पे लिख देता हूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, कैसे निकाला जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यही फॉर्मूला होता ना। देखो प्योर सोलवेंट का ये रहा और सॉल्यूशन का ये रहा, इसमें से ये माइनस कर देना, क्या आएगा? मैं सीधा बता देता हूं, डेल्टा TF आएगा 2.15 आ गया, डिवाइड में आयोटा 1 और मोलैलिटी ये रही 0.1539। सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ गया? KF। तो इस पार्ट का यूज था ओनली KF निकालना। बोलो बच्चों, इतना समझ में आया या नहीं आया? तो इस पार्ट का आपका यूज क्या था? KF निकालना था। तो आपके पास देखो डेल्टा TF कैसे निकाला? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसमें से माइनस किया, ये वाला इसमें से ये माइनस किया तो आया 2.15। आयोटा 1, क्यों? शुगर कभी टूटता ही नहीं है, और आपका मोलैलिटी ये दी हुई है, KF आ गया। अब इस KF को इसमें यूज करोगे, इसका डेल्टा TF निकालने के लिए मोलैलिटी किसके इक्वल होती है? उसका फॉर्मूला और चेंज कर लो, WB/MB इंटू में WA इन kg, यही फॉर्मूला होता ना। अब लगा दो फिर, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, यहां से जो आएगा वो रख दोगे, ठीक है? यहां से जो भी आएगा वो रख दोगे, रख लोगे ना। यहां से जो आएगा ये रख दिया, मल्टीप्लाई WB वेट ऑफ सॉल्यूट ये दिया हुआ 5 ग्राम, डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये दिया 180, डिवाइड में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, 100 ग्राम था, इसको किलोग्राम में चेंज कर लो, 100 से 1000 से डिवाइड, ये 100 और 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर। ये देखो आपका क्या आ जाएगा? डेल्टा TF। इसका डेल्टा TF आ गया। अब इस सॉल्यूशन का डेल्टा TF आ गया तो आपको निकालना क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका डेल्टा TF, इस सॉल्यूशन का डेल्टा TF फॉर्मूला वही है, T0F माइनस में क्या होगा? TFS। ये आपको यहां से मिल गया। कैलकुलेट करते चलना एक एक चीज, उसके बाद आपको ये निकालना है, ये कहां से मिलेगा? अरे सोलवेंट प्योर वाटर है, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ये रहा, ये यहां पे रख देना, आपके पास क्या आ जाएगा? TFS आ तो गया। बोलो समझ आया नहीं आया बच्चों? अरे ऐसे ये सिंपल न्यूमेरिकल्स थे, हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, आपके पास ये रहा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है? देखिएगा ध्यान से, ए 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मतलब सुक्रोज का 4% सॉल्यूशन है। मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है, जो दिया हुआ होता है, जैसे अब इसने सुक्रोज का सॉल्यूशन का है, इसका मतलब क्या है? यहां पे सुक्रोज सोल्यूट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? यहां पे सुक्रोज सोल्यूट का काम कर रहा है। तो इसने दिया है खुद ने 4% सुक्रोज, मतलब सुक्रोज का मतलब होता है शुगर, जो यहां पे सोल्यूट का काम कर रहा है, और उसका 4% सॉल्यूशन है। 4% सॉल्यूशन बाई मास हो या कुछ भी हो वो बाद में देखेंगे, पहले आगे बढ़िएगा। इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब मैंने क्या बताया था? यानी कि जिन दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, यही बताया था या नहीं बताया था? तो आगे बढ़िएगा, इज आइसोटोनिक विद 3% सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट। एक कोई अननोन सॉल्यूट है जिसको हम नहीं जानते हैं, कोई अननोन सॉल्यूट है, मान लेते हैं, मैंने मान लिया कोई भी अननोन सॉल्यूट है, उसका सॉल्यूशन जो है वो कितना है? 3% है। कितने परसेंट है? 3% है। ये और ये सॉल्यूशन एक दूसरे के आइसोटोनिक है, मतलब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने π1 मान लिया, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2, तो π1 और π2 एक दूसरे के क्या है? इक्वल। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इसके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है, ऐसा इन्होंने खुद ने ही कहा है। आगे क्या करा? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। इस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है आपको। दोबारा से सुनिएगा, एक सॉल्यूशन ये है,
दूसरा सॉल्यूशन ये है, ये और ये एक दूसरे के आइसोटोनिक है, मतलब इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो पहले मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं। इस 4% का मतलब बहुत पते की बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो अब बताने जा रहा हूं। जहां पे भी या जिस न्यूमेरिकल में भी ओस्मोटिक प्रेशर की बात आ जाए, जिस न्यूमेरिकल में ओस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आ जाए और उसके अंदर ऐसे दिया हुआ हो 4%, 3%, इसका मतलब ये कौन सी परसेंटेज होती है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। ये कौन सी परसेंटेज होती है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। जहां पे भी ओस्मोटिक प्रेशर की बात आ जाए, अगर दिया हुआ हो या न दिया हुआ हो, हमेशा वहां पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होती है। अगर स्पेशली मेंशन हो ना मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर दिया हुआ नहीं है तो हमें मानना पड़ेगा, उसको क्या मानना पड़ेगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कौन से केस में? ध्यान से सुनिएगा, केवल जब ओस्मोटिक प्रेशर की बात हो। तो यहां पे हम कौन सी बात करेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज 4% दी हुई है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें क्या बताती थी? जो परसेंटेज का मतलब है वो हमें बताती थी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताती थी या नहीं बताती थी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? परसेंटेज का मतलब 100 ml। बताया था या नहीं बताया था? ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो मास बाय वॉल्यूम मतलब नीचे वाली क्वांटिटी हमें सॉल्यूशन की लेनी होती है, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और ये परसेंटेज इस नीचे वाली क्वांटिटी मास बाय वॉल्यूम, ये V होता है ना, ये हमें बताता है नीचे वाली क्वांटिटी इस परसेंटेज को शो करती है, और नीचे वाली क्वांटिटी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना हो गया? 100 ml। उसके अंदर मास ऑफ सोल्यूट, और सोल्यूट आपका पता है कौन है? सुक्रोज, जिसका वेट WB कितना हो गया? 4% है। तो कितना हो गया बच्चों? 4 ग्राम। कितना हो गया? 4 ग्राम। इतना समझ आया ही नहीं आया? यहां से आपके पास सोल्यूट का वेट आ गया। अब मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, कौन सा सोल्यूट है? शुगर है। शुगर का फॉर्मूला कितना होता है? C12H22O11। कैलकुलेट कर लेना, 342 आएगा। आपको कैलकुलेट करना आता होगा। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सबको मल्टीप्लाई करके जोड़ देना, 342 आएगा। अब मैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखता हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT। यही होता ना? C क्या है? मोलरिटी। उसको भी चेंज कर दो। क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर, और R और T। बोलो इतना समझ आया ही नहीं आया? इसका प्रेशर π1 मान लेता हूं, उसका प्रेशर क्या मान लेता हूं? π1 मान लिया। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी चेंज कर दो। नंबर ऑफ मोल्स का भी क्या फॉर्मूला होता है? इसको भी हटा दो यहां से। नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। बोलो ये इतना समझ आया ही नहीं आया? आपके पास π1 आ गया। सबकी वैल्यू पुट करो, R और T को ही रखो मत, क्योंकि R और T जितना यहां पे है उतना ही इसका है। R और T की वैल्यू को पड़ी रहने दो। तो R, तो π1 कितना आ गया आपका? π1 इज इक्वल टू RT एज इट इज। WB कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूट, ये रहा 4, डिवाइड में वॉल्यूम, ये रहा 100 ml है। इसको लीटर में चेंज करो, 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर बन गया। तो 100 और 1000 कहां पे चला जाएगा? ऊपर, और नीचे MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 342। इतना बोलो समझ आया ही नहीं आया? π1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, हो जाएगा। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? π2 कैलकुलेट करोगे। करो कैलकुलेट। कैसे करोगे? सबसे पहले 3% मतलब मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या दिया हुआ है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ml। कितना हो गया? 100 ml। इसको लीटर में चेंज कर लो, 1000 से डिवाइड कर दिया। इतना हो गया या नहीं हो गया? अब आगे बढ़िएगा। मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ पे? मास ऑफ सोल्यूट है 3 ग्राम। 3% दिया हुआ तो 3 ग्राम। इसका मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, यही करना ना। इसका भी पाई का फॉर्मूला क्या होगा? π2 माना था मैंने इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को। इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड में मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। बोलो सही है या नहीं है? अरे मैंने यही फॉर्मूला तो लिखा है। अब π2 देखिएगा, π2 इज इक्वल टू WB। कहां पे है WB? ये रहा 3 ग्राम, डिवाइड में
एमबी तो हमें कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, ये रहा 100 और 1000 चला गया ऊपर, और आर और टी एज इट इज, ये रहा आर और ये रहा टी, ये आपका आ गया पाई 2। बोलो समझ आया या नहीं आया? अब इस पाई 1 और पाई 2 को इक्वल रख दो, रख देता हूं इक्वल, मतलब ये वाला इसके इक्वल हो गया। रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? पाई 1 और पाई 2 इक्वल है, इसने न्यूमेरिकल में ही कहा था, तो इस पार्ट को इस पार्ट के इक्वल रख दो, आर टी। आगे क्या है? मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 342 इज इक्वल टू, ये क्या है? 3 मल्टीप्लाई आर टी मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड एमबी और मल्टीप्लाई क्या आ गया? 100। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, देखो आरटी से आरटी कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब क्या रह गया? ये जो रह गया इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना और एमबी की वैल्यू निकाल लेना, तो मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट आ जाएगा। देखा, ये ऐसे था न्यूमेरिकल। बस इसमें एक बात ध्यान रखने की है, अगर परसेंटेज दी हुई है इसका मतलब वो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर माना जाता है ऐसा। अदरवाइज आपको दी हुई होगी या फिर नहीं दी हुई है तो आप क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में उसको मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मान के चलोगे। बोलो बच्चों, ये समझ आया या नहीं आया? अरे इसमें कोई डाउट है या नहीं है? बोलिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल ही इजी, आप थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, मैंने दोनों केसेस में आयोटा का यूज नहीं किया। मैं यहां पे भी आयोटा यूज कर सकता था, यहां पे भी आयोटा यूज कर सकता था या नहीं कर सकता था? क्यों नहीं किया? क्योंकि सॉल्यूट देखिएगा सुक्रोज है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का। ये कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप में मैंने बताया था आयोटा कितना होता है? 1 होता है। डिसोसिएशन भी नहीं होता इसका और एसोसिएशन भी नहीं होता, क्योंकि सुक्रोज कभी टूटता ही नहीं है। तो ऐसा सोल्यूट जहां पे भी होगा, सुक्रोज है, ग्लूकोज है, इस टाइप के सोल्यूट कभी टूटते नहीं है, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप बोलते हैं और उनका आयोटा 1, इसलिए रखो या न रखो। बोलो समझ आया या नहीं आया? चलें फिर आगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कर रहा है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी बी क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए। ऑफ NaCl एक्वस सॉल्यूशन, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? NaCl का एक्वस। एक्वस का मतलब NaCl सॉल्यूट है और यहां पे जो वाटर है वो किसका काम कर रहा है? सोलवेंट का काम कर रहा है। इज फाउंड टू बी, इस सॉल्यूशन का डेल्टा टीबी क्या मिल रहा है? ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। इज फाउंड टू बी नियरली डबल, यानी कि इसका डेल्टा टीबी की वैल्यू नियरली डबल है। किसकी कंपैरिजन में? नियरली डबल ऑफ ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। यहां पे एक्वस वर्ड रह गया, ऑफ ग्लूकोज। एक तरफ मैंने ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया, मतलब ग्लूकोज वहां पे सोल्यूट का काम कर रहा है और उसके अंदर वाटर किसका काम कर रहा है? सोलवेंट का। तो एक तरफ हमने ले लिया ग्लूकोज का सॉल्यूशन और एक तरफ हमने लिया NaCl का सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी है। मतलब अगर इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है तो इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी है। इसकी कंसंट्रेशन 2 मोलरिटी है तो इसकी भी कंसंट्रेशन 2 मोलरिटी है। कहने का मतलब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है तो अब क्वेश्चन सुनिएगा, इसने क्या कहा है? इसने कहा दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है। कहने का मतलब दोनों की मोलैलिटी इक्वल है, इसकी मोलैलिटी और इसकी मोलैलिटी दोनों की इक्वल है। फिर भी ये कह रहा है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसकी कंपैरिजन में डबल है। क्यों है ऐसा? क्या है? वैसे फॉर्मूला लगाऊं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा के बी एम। यहां पे भी क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आयोटा के बी एम। देखो इसकी और इसकी मोलैलिटी सेम है, इसका Kb और इसका Kb भी सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों में वाटर सॉल्वेंट है और जो Kb की वैल्यू होती है वो सॉल्वेंट के लिए आती है। तो इसकी ये दोनों वैल्यू और इसकी ये दोनों वैल्यू सेम है।
दोनों वैल्यू सेम है। जब ये दोनों सेम हैं तो डेल्टा टी भी डबल कैसे हो गया, इसका डेल्टा टी भी इसकी कंपैरिजन में डबल कैसे हो गया। इसका मतलब एक जगह फॉल्ट लग रहा, किसके अंदर, आयोटा के अंदर। किसके अंदर फॉल्ट लग रहा, आयोटा के अंदर। इसका जो आयोटा है, इसके आयोटा की वैल्यू 2 है, कितनी है, 2 है, लेकिन इसके आयोटा की वैल्यू 1 है। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि जो NaCl है इट इज ए इलेक्ट्रोलाइट टाइप सोल्यूट, और ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप का अगर सोल्यूट है तो ये टूट जाएगा किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और वैसे भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होता है। आपको पता, जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वैसे ही ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कंप्लीटली टूटेगा। तो हमने डाले थे एक पार्टिकल, बन गए कितने, 2 पार्टिकल। अगर पार्टिकल डबल हो गए मतलब आयोटा की वैल्यू डबल हो गई, पार्टिकल डबल हो गए तो बताया था पार्टिकल की संख्या बढ़ेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पार्टिकल यहां पे तो एक है, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का है, ये टूटता नहीं है। अगर ये टूटता नहीं है तो इसका एक पार्टिकल तो एक ही रहेगा, लेकिन इसका एक पार्टिकल आगे चलकर कितने पार्टिकल बना लेगा, 2 पार्टिकल बना लेगा। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया, क्या बन गया, इसकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डबल क्यों हुआ, बिकॉज हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डबल, बिकॉज हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डबल ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaCl। NaCl टूटा, पार्टिकल डबल हो गए, लेकिन यहां पे पार्टिकल सिंगल ही रहा। सो इट्स एलिवेशन इन, बताओ अब इसकी डेल्टा टी भी डबल आएगी या नहीं आएगी। अरे ये इससे कैंसिल भी कर दोगे, इसका आयोटा 1 है, इसका आयोटा 2 है, तो वैल्यू डबल हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। सो इसलिए आप क्या लिखोगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर NaCl इज डबल्ड। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के नीट IIT में बहुत सारी आती है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बोलो कोई डाउट है अब इसको, इसकी डबल क्यों है। अरे क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया, पहले ही लिखा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूट के पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और मैंने डिसोसिएशन बताया था, एसोसिएशन बताया था। डिसोसिएशन NaCl का होता है, ये 2 पार्टिकल में टूट जाएगा, पार्टिकल डबल हो जाएंगे तो इसके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डबल, लेकिन उसमें पार्टिकल नहीं टूटेंगे। 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के, हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा आपके बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। विच सोल्यूशन हैव लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। 4 सोल्यूशन इन्होंने दे दिए हैं, सबसे लो फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। एक बात ध्यान से सुनिए पहले, फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है या हाई होता है, कब आपके पास कोई सोलवेंट है, उस सोलवेंट में मैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाऊंगा, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है, लो। पढ़ा था ना ऐसा, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगी थी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही लगा था ना। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और सबसे कम किस में होगा, अब बात आ गई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सबसे ज्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू किस में होगी, जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे, सोल्यूट पार्टिकल से मैक्सिमम। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सोल्यूट पार्टिकल सबसे ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा, और फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल मैक्सिमम है। इसको मिक्स मत कर देना। कभी कहो सर आप तो कह रहे हो सोल्यूट की पार्टिकल बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव, हां कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, लेकिन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सबसे कम किस में होगा, जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल सबसे कम ज्यादा होंगे। अब देखिएगा, इनमें सब में पहले कंसंट्रेशन देखो, सबकी कंसंट्रेशन सेम है, इसका मतलब ये सोल्यूट पार्टिकल्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर कंसंट्रेशन अलग अलग होती तब भी सोचते, लेकिन कंसंट्रेशन सब में सेम है। तो सोल्यूट के पार्टिकल देखिएगा, ये अगर टूटेगा कितने पार्टिकल देगा, 2, एक Na पॉजिटिव एक Cl नेगेटिव, हो गया। ये टूटता ही नहीं है, शुगर एक ही पार्टिकल रहेगा। ये टूटने पर कितने देगा, 2 एल्यूमिनियम के 3 सल्फेट के, कितने पार्टिकल देगा, 5। ये टूटेगा तो 1 पोटासियम 1 क्लोरीन, कितने देगा, 2। अब
बताओ इन चारों सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स किस में बनेंगे? Al2SO4 थ्राइस वाले में। तो अब बताओ सबसे ज्यादा पार्टिकल इसमें, तो सबसे हाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इसमें, इट मीन सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? इसका। तो लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका आएगा? 1 मोलरिटी Al2SO4 थ्राइस सॉल्यूशन। बोलो समझ आया या नहीं आया? इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे या नहीं कर लोगे? अरे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे, बहुत ही सारे। हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, हाउ मच यूरिया, यानी कि यूरिया कितना डाला जाए, शुड बी डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर। कितना यूरिया डाला जाए, मतलब एक एक बात को ध्यान से सुनिए। वाटर जो आपका है ये क्या है? सोलवेंट है। क्या है ये? यहां पे सोलवेंट का काम कर रहा है और इसका वेट दे रखा है WA। कितना दे रखा है? क्योंकि सोलवेंट के वेट को मैं WA से डिनोट करता हूं 50 ग्राम। इसने कहा हाउ मच यूरिया शुड बी एडेड, यानी कि यहां पे जो यूरिया है वो सोल्यूट है और इसका वेट आपको कैलकुलेट करना है, WB आपको कैलकुलेट करना है। ये पूछ रहा है शुड बी डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम वाटर सो दैट इट्स वेपर प्रेशर, यानी कि यूरिया को कितना डाला जाए वाटर के अंदर, ताकि क्या हो जाए, जैसे आप यूरिया को वाटर में डालोगे तो आपको भी पता है जो यूरिया है वो कैसा है? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। अगर ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है तो बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं इस यूनिट में, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो हमेशा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर सोलवेंट का डिक्रीज हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट डिक्रीजेस। कहते हैं या नहीं कहते हैं? तो वेपर प्रेशर, अब प्योर सोलवेंट का तो हम मानते हैं P0A, इसकी कंपैरिजन में जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसने क्या कहा है? इज रिड्यूस्ड टू, इसकी कंपैरिजन में इसका वेपर प्रेशर 25% डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 25%। तो WB निकालो, कितना वेट सोल्यूट का डालें ताकि कितने परसेंट डिक्रीज हो जाए वेपर प्रेशर? 25% डिक्रीज हो जाए। यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कौन सी लगेगी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्यों लगेगी ये वाली प्रॉपर्टी? क्योंकि आपको भी दिख रहा है यहां पे वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और वेपर प्रेशर डिक्रीज कौन सी प्रॉपर्टी में हो रहा था? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या लिखा था? P0A माइनस PS अपॉन P0A इक्वल टू XB, और XB को भी मैंने मॉडिफाइड करके बना दिया था WB अपॉन में MB इंटू में WA और मल्टीप्लाई MA। यही था ना? आपको यहां से कैलकुलेट क्या करना है? WB। अब एक पुट करो सब कुछ। सबसे पहले P0A माइनस PS, ये क्या है? डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। सोलवेंट की कंपैरिजन में सॉल्यूशन का डिक्रीज होता है। कितने डिक्रीज हुआ है? 25% डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हुआ है? मान लेते हैं सोलवेंट का 100 है। अगर सोलवेंट का 100 है तो सॉल्यूशन का कितना है? 75 है, 25% कम हुआ है। तो लेट P0A प्योर सोलवेंट 100, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 75, क्योंकि इसने खुद ने कहा 25% डिक्रीज हुआ है। तो P0A 100 माइनस में PS कितना है? 75 डिवाइड में P0A कितना? 100 इक्वल टू WB आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई MA मोलर मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट वाटर है और वाटर का मोलर मास 18 डिवाइड में MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कौन है? यूरिया। यूरिया क्या है? इसका फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, 60 आएगा। तो मोलर मास आ गया 60 इंटू में WA वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये रहा 50 हो गया। यहां से आपको WB कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कर लेना। ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का न्यूमेरिकल। हो जाएगा। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। मैंने इसके अंदर आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। वन टॉप फैक्टर से जो रिलेटेड थे या सॉल्यूशन यूनिट से जो भी रिलेटेड थे वो कंप्लीट मैंने प्रीवियस ईयर बोर्ड के ICSE CBSE सब मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। एक लास्ट न्यूमेरिकल और देखिएगा। तो देखिएगा डियर्स, लास्ट न्यूमेरिकल आपके सामने है। ए डेसीमोलर सॉल्यूशन, डेसीमोलर
खाली मोलर लिखा हुआ होता तो मतलब क्या है, सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है। डेसीमोलर का मतलब होता है 1 डेसीमोलर को मैं मोलर में चेंज कर लेता हूं। कैसे? 10 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो? डेसीमोलर से मैंने मोलर बना लिया, कितने से डिवाइड कर दिया? 10 से, तो ये कितना आ गया? 0.1। तो मोलरिटी कितनी है? डेसीमोलर को मैंने मोलर में चेंज कर दिया। अगर डेसीमोलर को आप मोलर में चेंज करना चाहते हो तो इसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? मोलर। मैंने 10 से डिवाइड किया और ये मोलर बन गया 10.1 मोलर। तो मोलरिटी आपके पास है 0.1 मोलर। हो गया। ऑफ पोटासियम फेरोसाइनाइड, पोटासियम फेरोसाइनाइड का आपके पास सॉल्यूशन है। तो पोटासियम फेरोसाइनाइड क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है K4FeCN6। ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आगे यूनिट आएगी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9th यूनिट, वहां पे आपको पता चल जाएगा। यह पोटासियम फेरोसाइनाइड का सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी आपको दी हुई है, मतलब यह आपका सोल्यूट है और इसकी मोलरिटी दी हुई है इतनी। आगे कह रहा है टेम्परेचर कितना दिया हुआ? T भी दिया हुआ 300 केल्विन, और इसने देखो क्या दिया, इज 50% डिसोसिएटेड, मतलब अल्फा 50%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी दी हुई है? 50% दी हुई है। आगे ध्यान से सुनिएगा। अब क्या कैलकुलेट करना? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा था? आयोटा CRT। बोलो बच्चों, याद है या नहीं है? C मोलरिटी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, I की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास ये चारों वैल्यू आ जाएंगी तो हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? पाई। देखो टेम्परेचर हमारे पास ये रहा, C मतलब मोलरिटी ये रही, दो तो हैं। R की वैल्यू आपको पता है 0.0821। I की वैल्यू कहीं पे दिखाई नजर नहीं आ रही है, तो I की वैल्यू देखिएगा। डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अल्फा की परसेंटेज खत्म करो। कैसे करते हैं? 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया? 0.5। बोलो इतना समझ आया या नहीं आया? अब मैंने तुम्हें आयोटा फॉर डिसोसिएशन कैलकुलेट करना बताया था। कैसे? उसका एक फॉर्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n-1। याद है या नहीं है फॉर्मूला? डिसोसिएशन के लिए आयोटा निकालने का ये फॉर्मूला था, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n-1। और एसोसिएशन के लिए क्या बताया था? माइनर सा चेंज था, अल्फा इज इक्वल टू आयोटा -1 अपॉन n की जगह क्या था? 1/n-1। n की जगह 1/n लगा दोगे तो एसोसिएशन, और n की जगह n लगाएंगे तो डिसोसिएशन। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। हमने ये डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला यूज किया तो देखो अल्फा की वैल्यू वो रही 0.5 इक्वल टू आयोटा आपको कैलकुलेट करना -1 अपॉन n देखो क्या होता है, n ही तो आपको मेन है। n का मतलब ये कितने पार्टिकल में टूटेगा, तो देखो ये कैसे टूटेगा। पोटासियम कितने हैं? 4, तो 4 तो मिलेंगे इसमें से पोटासियम, और एक पूरा ये क्या मिलेगा? FeCN6, और बाहर कितना आ जाएगा? 4 नेगेटिव। ये बनेगा, क्यों? 4 के पॉजिटिव निकले तो 4 नेगेटिव, तो कितने हो गए? एक पार्टिकल पूरा ये हो गया, और 4 पोटासियम, कितने पार्टिकल हो गए? 5, मतलब n इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो n की जगह कितना रख दोगे? 5-1। क्या कर दोगे? 5-1। 5-1 कितना रह गया? 4। उस 4 को इधर ले आओ, तो यहां पे क्या आ गया? 0.4 मल्टीप्लाई, ये ऊपर 4 आ गया, इक्वल टू आयोटा -1। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, मेरे हिसाब से तो 2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? इक्वल टू आयोटा -1। आयोटा को यहीं पे रख लो, इस -1 को इधर लेके आओगे, किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो 2 + 1 इज इक्वल टू आयोटा, तो आयोटा कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। बोलो समझ आया या नहीं आया? अरे मैंने सब कुछ एक एक चीज आपको बता दी है। सबसे पहले ये किस में टूटेगा वो तोड़ के
के बता दिया, 4k पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव निकलेगा तो इसके ऊपर 4 नेगेटिव, तो एक पार्टिकल ये 4 ये कितने हो गए 5, इट मींस n इक्वल टू 5। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दिया, n आपने रख दिया, आई आपको निकालना है, अल्फा इन्होंने दिया हुआ है 50/100.5। अब यहां पे रखो पाई इज इक्वल टू आयोटा की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई c 0.1 मल्टीप्लाई r 0.0821 मल्टीप्लाई t 300, कैलकुलेट कर लेना, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैंने सॉल्यूशन यूनिट के कंप्लीट न्यूमेरिकल आपको रिवाइज करवा दिए हैं, फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। ओके, ये था आपके पास सॉल्यूशन यूनिट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है, जो +1 की रेडॉक्स यूनिट से जुड़ी हुई है। पहले मैं आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में उसका बेसिक बताऊंगा जो रेडॉक्स से अटैच्ड है, उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।